Hello everyone, welcome back to our channel. I am Juhi Gupta and I am here with some new important current affairs. So सेशन शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब and share with your friends also. So starting with our today's session, 10th of April we have celebrated World Homeopathy Day. इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं टू ऑनर डॉक्टर सैमुअल हैनमन. और इस दिन को सेलिब्रेट करने का दूसरा रीज़न है टू क्रिएट अवेयरनेस. लोगों में होम्योपैथी को लेकर जागरूकता फैलाई जाए और लोग इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को इजीली ले सकें. सो इस साल इंडिया का थीम रहा है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली. सो ऑन 12th of April we have celebrated International Day on Human Space Flight. सो इसी दिन 1961 में दुनिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया था, जिस कारण यूएन ने डिसाइड किया कि हम हर साल ऑन 12th of April को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे सेलिब्रेट करेंगे. सो मूविंग अहेड, ओके, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं कुछ हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि ये आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के साथ ही साथ अगर आप किसी स्टेट पीएससी के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपको उसमें भी ये हेल्प करेगा. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल, it is related to economics. Household debt surged to new high by December 2023. Household debt का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी आप हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए लोन ले रहे हो या किसी से कर्ज ले रहे हो, उसे हम हाउस होल्ड डेट्स कहते हैं. तो करेंट सिचुएशन में ये देखा गया है कि लोग आज के डेट में ज़्यादा रियल एसेट खरीदने में खर्च कर रहे हैं और फाइनेंशियल एसेट में नहीं खर्च कर रहे हैं, बल्कि वो रियल एसेट में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और लोगों की सेविंग्स धीरे धीरे घटती जा रही है. तो इससे ये अनुमान लगाया गया है कि लोग फ्यूचर में आने वाले एम्प्लॉयमेंट और इनकम पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंडिया के इकोनॉमिस्ट का कहना है. तो दिसंबर 2023 में इंडिया का हाउस होल्ड डेट्स सबसे मैक्सिमम रहा है, दैट वाज 40% ऑफ इंडियाज जीडीपी. So let's see the concept related to this article. GDP. GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो GDP का मतलब होता है कि एक कंट्री में जो भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम GDP कहते हैं. तो फाइनल गुड्स का मतलब है जो भी गुड्स आपको रेडी टू यूज हो, उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं. तो जीडीपी का फॉर्मूला ये यहाँ लिखा हुआ है, प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. तो ये एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का मतलब हुआ कि जो भी गुड्स हम इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे हम जीडीपी में काउंट करते हैं, बट जो भी गुड हमारे इंडिया में बाहर से आ रही है, इम्पोर्ट हो रही है, वो हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होता है. तो ये तो गुड्स से रिलेटेड हो गया. नाउ लेट्स सी रिलेटेड टू सर्विसेज. सो अगर आप इंडिया में जो भी आप जॉब कर रहे हो वो तो आपके जीडीपी में काउंट होगा, बट अगर आप इंडिया से बाहर अब्रॉड में कोई जॉब कर रहे हो एंड यू आर सेंडिंग मनी टू योर पेरेंट्स, तो वो मनी आपके इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं होता है, वो आपको जीएनपी में काउंट होता है, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. बट अगर कोई फॉरेनर इंडिया में जॉब कर रहा हो और वो मनी वो बाहर भेज रहा हो, तो वो मनी हम इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो सर्विस इंडिया में प्रोड्यूस हुई है वो. और आप अगर अब्रॉड में जॉब कर रहे हो तो वो सर्विस आपके इंडिया में नहीं प्रोड्यूस हो रही है, वो बाहर प्रोड्यूस हो रही है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू जीडीपी. तो यहाँ पे ये लिखा है, इंडियाज रियल जीडीपी प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24. तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया का रियल जीडीपी रहा है 7.3%. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रियल जीडीपी. सो इन जीडीपी को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जो भी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जो भी एक साल के टाइम पीरियड में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका टोटल वैल्यू जो होता है उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं. बट रियल जीडीपी में वी कैलकुलेट द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन.
उसमें हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, बट रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता है। तो ये जीडीपी इंडिया में कैलकुलेट कौन करता है? इंडिया में जीडीपी कैलकुलेट करता है ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, BEA। इनका काम है जीडीपी कैलकुलेट करना। तो रियल जीडीपी कैसे निकाला जाता है? रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है करंट ईयर माइनस बेस ईयर। करंट मतलब किसी भी कमोडिटी का करंट ईयर में जो प्राइस है उसमें हम उसके बेस ईयर के प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वी गेट जीडीपी डिफ्लेटर। एंड देन यूजिंग दैट जीडीपी डिफ्लेटर वी काउंट रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये जीडीपी, ये बेस ईयर कौन डिसाइड करता है? ये बेस ईयर भी BEA ही डिसाइड करता है, दैट इज ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। उनका ही काम है बेस ईयर डिसाइड करना। तो करेंटली बेस ईयर हमारे इंडिया के जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए होता है यूज, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2011-12। सो मूविंग अहेड, the next concept is what is financial asset and what is real asset. So financial asset का मतलब होता है कोई भी कैश या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज शेयर्स और बॉन्ड्स, या कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट विच इज एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट और रिसीविंग कैश। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। अगर कल को गवर्नमेंट को मनी की ज़रूरत है तो वो RBI के पास जाता है, एंड RBI को वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स गिरवी रखते हैं, एंड बदले में RBI उन्हें कैश देती है रिक्वायर्ड अमाउंट के। सो इससे हम एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट करते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। रियल एसेट क्या होता है? रियल एसेट का मतलब होता है कोई भी कमोडिटी या रियल एस्टेट इक्विपमेंट्स या नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, प्रॉपर्टी और कार और मशीन, एनी सच कमोडिटी इज नोन एज रियल एसेट। तो रियल एसेट को हम टैंजिबल एसेट कहते हैं, क्योंकि हम उस एसेट को टच कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप अगर लैंड खरीद रहे हो तो आप लैंड को प्रैक्टिकली देख रहे हो, बट अगर आप कोई कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो आप पेपर देख रहे हो, आप शेयर तो नहीं देख रहे हो। तो दैट इज इनटैंजिबल एसेट, एंड रियल एसेट इज टैंजिबल एसेट। तो मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट आर्टिकल, Congress moved EC against Modi's manifesto to remark. So कुछ दिन पहले मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अगेंस्ट एक रिमार्क दिया था कि उनका मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग्स के इम्प्रेशन झलकाता है एंड वो इंडिया को तोड़ने का काम करता है। तो इसके अगेंस्ट कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में मोदी जी के इस कमेंट के अगेंस्ट कंप्लेन रेज किया है। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब है जो भी पैम्पलेट या बुकलेट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिलीज करती है जिसके द्वारा वो लोगों में अपने एजेंडा को बताती है। मतलब कि अगर जो भी वो, मतलब लोगों को वो बेसिकली बताती है कि अगर वो जीतते हैं तो वो उनके लिए क्या प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लाने वाले हैं। तो इसे ही हम इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं। सो मुस्लिम लीग, तो अगर आपने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने मुस्लिम लीग के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो जिसे 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने स्टार्ट किया था। ये बेसिकली एक एंटी कांग्रेस फ्रंट थी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ मुस्लिम्स को लगने लगा था कि कांग्रेस उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखती है एंड उन्हें निगलेक्ट कर रही है। इसी वजह से उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की थी। तो बेसिकली ये उस टाइम के इंडियन मुस्लिम्स मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करती थी, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी। तो पहला सेशन मुस्लिम लीग का हुआ था कराची में इन 1907, जिसके प्रेसिडेंट थे आगा खान, और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। मोहम्मद अली जिन्ना वही है जिनका फेमस जिन्नास 14 पॉइंट आपने सुना होगा। तो ये 14 पॉइंट्स उन्होंने दिल्ली में मुस्लिम लीग के सेशन में रखा था इन 1929। सो
नेक्स्ट आर्टिकल इज राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अ फंडामेंटल राइट सेज SC। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है? क्योंकि इसमें वो 2 आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको तो पता होगा फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपके 2 फंडामेंटल राइट्स, दैट इज राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वालिटी, ये दोनों के लिए ही आप क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो राइट टू हेल्थ, दैट इज विच इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपका राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वालिटी इज आर्टिकल 14। तो अगर आप इसको ऐसे समझो कि आप किसी एक घर में जा रहे हो जहाँ पे डेली क्लीनिंग हो रही है, खाना साफ सुथरे तरीके से बन रहा है एंड वहाँ बिल्कुल क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप रहना पसंद करते हो। बट वहीं आप दूसरी तरफ एक घर में जा रहे हो जहाँ गंदगी पड़ी है, कूड़े पड़े हैं, खाना गंदी बर्तनों में बन रहा है, तो वहाँ आप खुद को सेफ भी नहीं महसूस करोगे, क्योंकि आपको डर लगा रहेगा कि आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। तो यही सिनारियो भी देखा जा रहा है, क्योंकि हर साल टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है जिसके वजह से सूखा पड़ रहा है, वाटर्स लेवल डाउन हो रहे हैं, और प्लस पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है इंडिया की जिसके वजह से पोल्यूशन में इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको एक क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी भी हैम्पर हो रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज भी आपका फंडामेंटल राइट है, और इसमें आपको सोलर पावर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो लेट्स सी इंडिया का सोलर पोटेंशियल क्या है करंट डेट में। तो इंडिया में सोलर पावर को बढ़ाने का 3 मेजर कारण है, जिसके मतलब सोलर पावर इंडिया में क्यों बढ़ाना चाहिए, इसका 3 इश्यूज है। कि पहला तो ऑल ओवर द ग्लोब एनर्जी रिक्वायरमेंट इंडिया में 25% तक बढ़ चुकी है। दूसरा रीज़न है कि आपको जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एयर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो जिसके लिए हमें एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो अगर कोल से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन अकर्स। तो इसके लिए अगर सोलर पावर यूज़ होता है तो वहाँ पे ज़ीरो पॉल्यूशन होता है, तो आपको वो एक तरह से क्लीन एयर की तरफ आपको वो हेल्प करता है। और तीसरा मेन रीज़न है कि इंडिया में ग्राउंड लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बारिश आप नोटिस कर रहे होगे पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे हर साल बारिश कम होती जा रही है, जिसके कारण वाटर लेवल भी डाउन हो रहा है। तो अगर सोलर पावर लगता है तो जो भी सनरेज आ रहे हैं उससे एनर्जी जनरेट हो रही है, उससे आपके ग्राउंड पे भी धूप नहीं पड़ती है, जिसके वजह से ग्राउंड लेवल का वाटर भी धीरे धीरे इंक्रीज कर सकता है। तो ये था इंडिया का सोलर पोटेंशियल, क्यों इंडिया में सोलर पावर को प्रमोट करना ज़रूरी हो गया है। लेट्स सी फंडामेंटल राइट्स। ये 6 फंडामेंटल राइट्स है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये 6 आर्टिकल्स तो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन आर्टिकल से मिल ही जाता है, एंड स्पेशली फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं विच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आंसर इज आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो ये सारे आर्टिकल्स आप डिटेल्स में पढ़ लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आर्टिकल आपने देखा, ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने इस इंडेंजर्ड स्पीसीज दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज के केस में बोला है। ये स्पीशीज आपको इंडिया एंड पाकिस्तान में देखने को मिलती है, एंड IUCN के द्वारा इसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड कहा गया है इन 2011। तो ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट है, आपको याद रखना है। So the next article is
CAPF orders recall to 5,000 CAPF troop from मणिपुर. So मणिपुर से CAPF ने 5,000 CAPF ट्रूप्स को वापस बुलाया है. CAPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. पहले इसका नाम था सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स, बट इसे 2011 में चेंज करके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कर दिया गया है. एंड बेसिकली ये आपको कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटीज एंड बॉर्डर्स को हैंडल करती है ये CAPF. तो हमने important हिंदू आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं. Let's see some factual news. So the first news is US ISPF appoints Tarun Bajaj as chairman of US India Tax Forum. तरुण बजाज फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स और रेवेन्यू सेक्रेटरी भी. US ISPF के प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है? ही इज मुकेश अघी, डॉक्टर मुकेश अघी. US ISPF का फुल फॉर्म होता है US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम. ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इन वॉशिंगटन DC. So the next news is related to defense. Indian Army get portable IGLAS air defense system from Russia. तो इंडिया ने रशिया से ये IGLAS एयर डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट कराया है. पहले इंडिया के पास IGLA-1M सिस्टम था जो कि आउटडेटेड हो चुका था, जिसके रिप्लेसमेंट में इंडिया ने ये IGLAS सिस्टम लिया है. तो ये इंडियन आर्मी के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा, उन्हें इम्प्रूव करेगा. एंड ये एक लाइट वेट सिस्टम है जिसे किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा हाथ से ही ऑपरेट किया जा सकता है. द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. सुमित नागल, द फर्स्ट इंडियन सिंगल प्लेयर टू विन मास्टर्स 1000 मैच. सुमित नागल एक टेनिस प्लेयर है और ये इंडिया के पहले इंडियन हैं जो मॉन्टे कार्लो मास्टर्स सिंगल मेंस क्वालिफाई किए हैं. और इसी मैच में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 38 प्लेयर मैथ्यू अर्नाल्डी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है. एंड इसी के साथ वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 95th रैंक पर आ गए हैं. द नेक्स्ट न्यूज इज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्ड. तो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के अंडर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराया है ताकि साइबर अटैक्स को और बेटर वे में समझा जाए एंड इंडिविजुअल सिटीजन्स को होने वाले ई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस के बारे में ज़्यादा बेटर वे में उसकी बेनिफिट्स को ज़्यादा बेटर वे में समझाया जा सके. आप देख ही रहे हो इंडिया डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रही है. सारी चीज़ आज के डेट में ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट्स हो रहे हैं. इसी के साथ साइबर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं. इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को और बेटर वे में समझने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराया गया है अंडर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव. द नेक्स्ट न्यूज इज संगीत नाटक अकेडमी हेल्ड शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस. तो संगीत नाटक अकेडमी एक नेशनल अकेडमी है जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर वर्क करता है. एंड ये आपको 9th से 17th अप्रैल तक ऑल ओवर द इंडिया 7 शक्ति पीठ में के जगह पे जा जाकर नवरात्रि में ये शक्ति फेस्टिवल कंडक्ट करा रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी सम क्विज क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली पीटर पेलेग्रिनी वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच स्टेट. तो ये न्यूज़ मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी कवर किया था, तो जिन्होंने भी मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज वॉच दैट वीडियो. द करेक्ट आंसर हियर इज ए, स्लोवाकिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently the book The Idea of Democracy written by whom has been released, and the correct answer here is B, Sam Pitroda. Sam Pitroda is the telecommunication engineer जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी रह चुके हैं ऑन टेक्नोलॉजी मिशंस रिलेटेड टू वाटर एंड अदर्स. सो ही इज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो जिन्होंने लॉन्च किया था C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, जो कि एक गवर्नमेंट ओन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसे इन्होंने 1984 में लॉन्च किया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज सागर कवच 2024 कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हेल्ड रिसेंटली.
सागर कवच कहाँ हुआ था? ये हुआ था लक्षद्वीप में। तो लेट्स सी सम पॉइंट्स रिलेटेड टू लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप भी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था रिगार्डिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है जो आपको देखने को मिलता है अरेबियन सी में। तो ये बेसिकली छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड को मिलाकर बना है, जिन आइलैंड्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अमिंडिबी आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड एंड मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है जो आपको सदर्न मोस्ट पार्ट में देखने को मिलता है, एंड अमिंदिवी आइलैंड नदर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है। और ये मिनिकॉय आइलैंड आपको मालदीव से सबसे क्लोजेस्ट है, जो कि सेपरेट होता है 8 डिग्री चैनल से, एंड मिनिकॉय आइलैंड बाकी ग्रुप ऑफ आइलैंड से 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। एंड लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? लक्षद्वीप का कैपिटल है कवरत्ती। ओके, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड दिस इज द फिगर। यू कैन सी मिनिकॉय आइलैंड इज हियर एंड दीज आर द ग्रुप ऑफ अदर आइलैंड्स। ओके, so the next question is, according to the report released by the World Anti-Doping Agency, which country has highest doping violation in the world? And the correct answer here is C, that is India. So India के सबसे ज़्यादा players supplements या injections लेते हैं to improve their performance, that is called doping. So ये data इंडिया में सैम्पल्स कलेक्ट किया जाता है बाय नेशनल एंटी डोपिंग लेबोरेटरी NDTL विच इज़ एट JLN स्टेडियम, एंड ये प्लेयर्स के सैम्पल्स लेके उन्हें टेस्ट करके ये रिपोर्ट वो वाडा दैट इज़ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज को भेजते हैं, एंड देन दे रिलीजेस देयर फाइनल रिपोर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच हैज़ द वर्ल्ड बैंक फोरकास्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज Let's see, that is 6.6. तो मैंने यहाँ और कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। Let's see. वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट किया था 6.3। IMF ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट किया था इंडिया का 6.7, एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 IMF ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का GDP ग्रोथ 6.5। तो ये थे आज के न्यूज़ एंड क्विज क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए होंगे, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव ए लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।